सोशलिज्म में यूरोप के अंदर दो आइडियोलॉजी पढ़ी, कैपिटलिस्ट पढ़ी, सोशलिज्म पढ़ी। उसके बाद हमने तीन लोगों को देखा, कंजर्वेटिव देखा, रेडिकल देखा, लिबरल्स देखे। कंजर्वेटिव, रेडिकल, लिबरल्स। उसके बाद हमने इंडस्ट्री सेटअप देखा। इंडस्ट्री सेटअप के अंदर हमने देखा वर्कर्स के साथ क्या हो रहा था, हाउ द वर्कर्स हैव फॉर्म देयर पार्टीज। ठीक है, मतलब वर्कर्स ने किस तरीके से अपनी पार्टीज बनाई जर्मनी के अंदर, यूके के अंदर, और साथ में हमने देखा कि रशिया के अंदर भी पार्टी बनी, इसका नाम है आरएसडीपी। इतना मैंने आप लोग को बता दिया था। इसके साथ साथ हमने ये मेन इंपैक्ट देखा कि वर्कर्स किस तरीके से रेडिकलाइजेशन से प्रभावित हुए। उसके साथ साथ किस तरीके से ना कार्ल मार्क्स की थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं सोशलिज्म, वो किस तरीके से वर्कर को इंपैक्ट करने लग गई। बेसिकली सोशलिज्म की बात देखी जाए तो सोशलिज्म के अंदर हमने क्या देखा, सोशलिज्म के अंदर हमने देखा कि जो भी चीजें हैं, जो भी वर्कर्स है, जितने भी इक्वल लोग से इक्वल, उसका मेन आइडियोलॉजी क्या है, मेन आइडियोलॉजी सिर्फ इतना सा है कि इक्वल रिसोर्सेज इक्वली डिवाइड होना चाहिए। लाइक इन द सेंस जो भी हम कमाते हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो क्या होना चाहिए, हमको इक्वली डिवाइड होना चाहिए। इस आइडियोलॉजी के बदौलत वर्कर्स क्या होने लगे, वर्कर्स लोगों ने अपनी पार्टीज फॉर्म करी। ये पूरे का पूरा हमने देखा राइज इन सोशलिज्म, राइज इन यूरोप अबाउट सोशलिज्म एंड आल्सो अबाउट द सम कैपिटलिज्म। अब रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने आपको बताया कि रशिया के अंदर किंग होता है Tsar Nicholas II। अब अभी तक हमने यहाँ कल के लेक्चर के अंदर हमने बस इतना सा पढ़ा था कि रशिया के अंदर एक पार्टी थी आरएसडीपी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। सोशलिस्ट यदि नहीं लिखा हो तो सोशल पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम मीनिंग होता है। ठीक है ना, यदि पढ़ लो, यदि सोशलिस्ट लिखा हो तो उसका भी मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो होती है ये अलग अलग राइटर्स अलग अलग बुक्स के हिसाब से लिखी जाती है। ठीक है, यदि तुम सोशलिस्ट में लिखोगे तो गलत नहीं है। ओके, अब आरएसडीपी फॉर्मेशन होता है। अब आरएसडीपी फॉर्मेशंस के अंदर हमने देखा था दो टाइप की पार्टीज बनती है, एक होती मेंशविक्स, एक होती बोल्शेविक्स। अब आरएसडीपी के अंदर कौन लोग होते हैं, आरएसडीपी के अंदर मेजरली वो लोग होते हैं जो क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स क्यों होते हैं, क्योंकि रशिया के अंदर जब इंडस्ट्री सेटअप होती है, इंडस्ट्री सेटअप होती है दो जगह पे, एक होती है पेट्सबर्ग, एक होती है मॉस्को। पेट्सबर्ग एंड मॉस्को, दे आर द सिटीज ऑफ द रशिया। अब पेट्सबर्ग एंड मॉस्को के अंदर जब पूरी की पूरी कंपनी सेटअप, इंडस्ट्री सेटअप होती है, तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, नेचुरल कैपिटी आती है। नेचुरल कैपिटी का इंपैक्ट होने से क्या हो जाता है, बहुत सारे पीजेंट जो होते हैं वो चेंज टर्नआउट हो जाते हैं वर्कर्स में। साथ ही साथ इंडिविजुअल पीजेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर लोनिंग इतना हो जाता है, लोन्स होने के कारण क्या हो जाते हैं, लोन को पे न करने के कारण उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनको क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। छीनने के बाद क्या होता है, वो लोग किसमें चले जाते हैं, इंडस्ट्री के अंदर चले जाते हैं। इंडस्ट्री के अंदर हमने क्या देखा, इंडस्ट्री के अंदर हमने ये देखा कि इंडस्ट्री के अंदर भी वर्कर्स दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एक हो गए स्किल्स, एक हो गए नॉन स्किल्स। स्किल्स वर्कर्स जो थे वो क्या कहलाए, वो स्किल्स वर्कर्स क्या कहलाए, स्किल्स वर्कर्स कहलाए एरिस्टोक्रेट। कॉपी बंद करो, यहां पे ना सबका हाथ बेंच से दूर। पूरी पूरी कहानी सुना रहा हूं ना, कहानी सुनते चलो, किसी कॉपी किताब खुली ना सीधे फेंकूंगा बाहर। उनको क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेट कहते हैं। एरिस्टोक्रेट क्या है, एरिस्टोक्रेट बेसिकली वो लोग थे जो क्या थे, वर्कर्स के अंदर रिच स्किल्स के थे। इस तरीके से वर्कर्स के अंदर डिवीजन हो जाता है। अब लोकली पब्लिक के अंदर भी लोग बात किसकी करते हैं, लोग बात करते हैं रिवॉल्यूशंस की। रिवॉल्यूशंस की क्यों बात करते हैं, क्योंकि Tsar Nicholas II जो था वो भी सेम किसकी तरीके से था, लुई 16 की तरीके से। Tsar Nicholas II का कौन सा किंग था, वो था मोनार्कियल किंग। Tsar Nicholas II मेनली क्या था, Tsar Nicholas II अपना राज और पब्लिक अपना राज करता था और अपने हिसाब से क्या करता था, अपना जीवन जीता था और अपने पब्लिक को क्या है, अपने पब्लिक की कोई इच्छा मतलब पब्लिक की कोई कदर नहीं करता था। तो पब्लिक के राइट्स, पब्लिक की जो भी चीजें, पब्लिक जहां पे क्या करते क्या नहीं करते उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के हिसाब से काम करता है। जिस तरीके से हमने फ्रांस रिवॉल्यूशन के अंदर लुई 16 का देखा था, लुई 16 जिस तरीके से टैक्सेस इंपोज करता था, जो इसको हम बोलते हैं टैक्स, तो एक टैक्स होता है टैक्स जो कलेक्ट करा जाता था फर्स्ट स्टेट के लोग जिनका नाम था क्लर्जीज। तो होता क्या है, उसी तरीके से निकोलस II भी है, वो क्या करता है, टैक्सेस इंपोज करता है लोकल पीपल के ऊपर। अब होता क्या है कि जिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट ऑल ओवर यूरोप, ऑल ओवर एशिया के अंदर भी पड़ता है, तो रशिया के अंदर भी देखा जाता है कि फ्रांस रिवॉल्यूशन जो है वहां के लोग जो है वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई ना कोई रिवॉल्यूशन लेके ही आएगा, जिस तरीके से फ्रांस में थर्ड स्टेट के लोग लेके आए थे। थर्ड स्टेट के अंदर कौन से लोग थे, थर्ड स्टेट के अंदर वो लोग थे जो क्या थे, ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे। अब फ्रांस के अंदर जिस तरीके से रिवॉल्यूशन हुआ था, उसी सेम वे से लोग क्या सोचते हैं कि रशिया के अंदर भी क्या आएगा, रिवॉल्यूशन आएगा। बट कुछ लोग क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। किस बेस पे हो जाते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि रशिया के अंदर रिवॉल्यूशंस कौन लेके आएगा, रशिया के अंदर रिवॉल्यूशंस लेके आएगा पीजेंट्स लेके आएगा।
पीजेंट्स क्यों लेके आएगा? क्योंकि पीजेंट्स के ऊपर ही टैक्सेस इंपोज हो रहे हैं। बट एक बंदा होता है जिसका नाम होता है लेनिन। लेनिन क्या कहता है? नहीं, रशिया के अंदर जो टैक्स जो रिवॉल्यूशंस लेके आएगा वो कौन लेके आएगा? वो लेके आएंगे वर्कर्स। व्हाई द वर्कर्स? वर्कर्स इसलिए लेके आएंगे क्योंकि वर्कर्स के राइट्स और वर्कर्स जो इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं उनके राइट्स क्या हो रहे हैं? एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। एक्सप्लॉइट मतलब क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। उनके जो राइट्स उनको क्या हो रहे हैं? नहीं मिल रहे। तो इसके कारण क्या होगा? पूरे पूरे रशिया के अंदर क्या होगा? रिवॉल्यूशन आएगा। और ये रिवॉल्यूशन जो होगा ये कब आएगा? 1917 के अंदर आएगा। उस रिवॉल्यूशन जो होंगे वो दो पार्ट में आएंगे, एक होगा अक्टूबर, एक होगा फरवरी रिवॉल्यूशन, एक होगा अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अब कल मैंने आपको बताया कि जो आरएसडीपी पार्टीज है उसमें दो आइडियोलॉजी ने जन्म ले लिया। एक आइडियोलॉजी हो गई जो बोलती कि जो रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन आएगा वो लेके आएंगे पीजेंट्स। एक आइडियोलॉजी बोलती है कि रशिया के अंदर जो रिवॉल्यूशन लेके आएगा वो रिवॉल्यूशन कौन लेके आएगा? वो रिवॉल्यूशन लेके आएगा आपका लेनिन। तो यहाँ पे मेंशविक और बोल्शेविक नाम की पार्टी बन जाती है। जो लेनिन की पार्टी होती है वो कहती है कि मुझे क्वालिटेटिव पीपल चाहिए। क्वालिटेटिव पीपल ही वर्कर्स जो होंगे वो क्या करेंगे? पूरे के पूरे चेंज चाहेंगे। और जो आपका ये जिसके अंदर आपका जूलियस होता है, जूलियस आपको ये कहता है कि नहीं, सारे के सारे लोग जो भी रशिया के कॉमन सिटीजन वो क्या करें? यहाँ पे आके साथ में ज्वाइन करें और हम क्या लेके आएंगे? रिवॉल्यूशन लेके आएंगे। इतनी की इतनी पूरे लेक्चर्स अभी तक हमने पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर देखा है। यहाँ तक के अंदर जो कोई भूला था सब रिवाइज करवाया अभी जस्ट इतने मिनट के अंदर। अब आगे क्या पढ़ना है? आगे हमको ये पढ़ना है कि किस तरीके से रशिया के अंदर अब रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा। अब बात सुनो पूरी, जितने भी मैंने आइडियोलॉजीज पढ़ाए थे अब ये आइडियोलॉजीज अब इस रिवॉल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो जिसने आइडियोलॉजीज नहीं पढ़ी है पढ़ लेना। ठीक है, अब यहां से मैं चैप्टर कंटिन्यू करूंगा। क्लियर है? ठीक है, अब सबसे पहला रिवॉल्यूशन आता है 1905 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1905 रिवॉल्यूशन होता क्या है ये बताओ। क्या हुआ? देखो, जिस तरीके से लुई 16 जो था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी? यस सर। जिस तरीके से लुई 16 जो था वो क्या था? एक तरीके से क्या था? अपने मन के मुताबिक चलता था। हमने फ्रांस रिवॉल्यूशंस के अंदर पढ़ा, यस और नो? ठीक है, जिस तरीके से लुई 16 हमने देखा कि फ्रांस रिवॉल्यूशन के अंदर वो अपने मन के मुताबिक चलता था, अपने मन के मुताबिक टैक्सेस इंपोज करता था, अपने मन के मुताबिक वो अपने क्या करता था? खर्चे करता था। उसी तरीके से जो ये आपका क्या होगा? सांट निकोलस, ये भी क्या करेगा? अपने मन के मुताबिक चलेगा। मन के मुताबिक चलेगा और किसी की भी परमिशन के मुताबिक जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वो क्या करेगा? पब्लिक के ऊपर लगाएगा। लाइक इन द सेंस पहला पॉइंट होगा विदाउट कंसेंट ऑफ एनीवन। कोई लिखेगा नहीं, अभी पॉइंट समझेंगे सबको सब। ठीक है, विदाउट कंसेंट ऑफ एनीवन he do anything पेन कॉपी किताब पर रखने के लिए। without consent of anyone he can do anything। consent मतलब क्या होता है? परमिशन होता है। consent मतलब क्या होता है? परमिशन होता है। तो किसी के भी परमिशन के बिना जो सांट निकोलस था वो क्या करता था? वो अपने मन के मुताबिक कुछ भी करने लग जाता था। तो अब जो लोकल पीपल होंगे, लोकल पीपल सोचेंगे कि सांट निकोलस क्या है? सांट निकोलस पागल है। सांट निकोलस क्या है? सांट निकोलस पागल है। ये अपने मन के मुताबिक कुछ भी करता रहता है। ये चाहता है तो हमारे ऊपर कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन टैक्स इंपोज करने लग जाता है। किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन हम पे बना देता है। तो यहाँ पे लोकल पब्लिक सबसे पहले क्या डिमांड करेंगे? यहाँ पे भी जितनी आइडियोलॉजीज है वो भी स्टार्टिंग आने वाली है। यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक्स लेवल पे ये देखेंगे कि लोकल पब्लिक क्या डिमांड करेगी। लोकल पब्लिक डिमांड करेगी एक फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब किसको मालूम है? हैंड रेज करो। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है एक बुक जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जहां पे किस तरीके से कंट्री को चलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आपने अभी 6 to 8 क्लास में कभी पॉलिटी नाम का चैप्टर सुना होगा, जहां के अंदर आपने कभी सुना होगा प्रेसिडेंट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर क्या होता है। ये जो बंदे होते हैं ये क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन से अवॉइड होते हैं। अवॉइड मतलब क्या होते हैं? बंदे होते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हुए बंदे क्या होते हैं? हमारे देश को क्या करते हैं? चलाते हैं। तो उसी तरीके से लोकल पब्लिक जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिमांड ऑफ किसकी करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन भी करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों डिमांड करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड इसलिए करते हैं ताकि जो लुई 16 जो ये सांट निकोलस है वो क्या करे? वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पब्लिक के ऊपर क्या करे? राज करे। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे इस
डिमांड को कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसको सपोर्ट कौन करेंगे? इसको सपोर्ट करेंगे सारे लोग सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे? कि सान निकोलस टू से क्या था, सबके सब परेशान थे। सपोर्टेड बाय ऑल, सपोर्टेड बाय ऑल। यहाँ पे ऑल कौन कौन होंगे? यहाँ पे ऑल कौन कौन होंगे? मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर बताया था रिलीजन इन द रशिया, रशिया के अंदर मैंने आपको रिलीजन बताया था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी के अंदर दो रिलीजन थे। सबसे पहले एक था कैथोलिक्स, एक था प्रोटेस्टेंट। ठीक है, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, उसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था मुस्लिम, और साथ में क्या बताया था? बुद्धिस्ट। तो यहाँ पे वो सारे के सारे लोग जो होंगे वो किसकी डिमांड करेंगे? वो डिमांड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करेंगे। व्हाई दे वर डिमांडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज दे आर डिमांडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे वांट वो इसलिए चाहते थे क्योंकि सान निकोलस टू जो है वो क्या करे? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या करे? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। ठीक है, बट हुआ क्या? सान निकोलस टू ने जो ये आइडिया है इसको क्या किया? ड्रॉप आउट कर दिया। ड्रॉप आउट मतलब क्या होता है? सान निकोलस टू ने इस आइडियोलॉजी को नहीं माना। सान निकोलस टू ने अपने मन के मुताबिक बोला नहीं, मैं आ जाऊं, मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो मुझे ज्ञान देने वाले? तो उसी तरीके से सान निकोलस टू ने क्या बोला? सान निकोलस टू ने बोला नहीं, मैं अपने मन के मुताबिक करूंगा। अब इसी टाइम के पैरेलली क्या होता है? इसी टाइम के पैरेलली क्या होता है कि पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हो जाती है? बैड हो जाती है। पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हो जाती है? बैड हो जाती है। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? किस किसको मालूम है? एड्रेस करो। तो ऑल ओवर पूरी की पूरी रशिया के अंदर जो इकोनॉमी चल रही थी वो क्या चल रही थी? बड़ी खराब चल रही थी। इकोनॉमी में एक और मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जो सान निकोलस टू जो था वो जो भी ट्रेजर अपना इकट्ठा करता था वो किस में लुटाता था? वो लुटाता था अय्याशी में लुटाता था। अय्याशी इन द सेंस, अय्याशी को क्या? अय्याशी इन द सेंस वो मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग्स ये सब बनाने में लुटाता था। किसी कंट्री के साथ जो भी ट्रेड होता है, मतलब किसी भी कंट्री के साथ जो रिलेशंस होता है उसमें जो फोकट खर्चे होते हैं उसके अंदर वो क्या करता था? इन्वेस्ट करता था। तो रशिया की इकोनॉमी क्या हुई? बड़ी की बड़ी बहुत ज्यादा बैड हुई। ठीक है, और इससे क्या होगा? इकोनॉमी बैड होने से क्या होगा? इकोनॉमी बैड होने से जो मटेरियल थे, मटेरियल इन द सेंस जो खाने के सामान थे, खाने के सामान लाइक इन द सेंस जो रोटी, ब्रेड, मीट, बीफ, जो क्योंकि ये सब खाने के जो प्रोडक्ट्स थे उनके प्राइस क्या हो गए थे? हाइक हो चुके थे। हाइक का मतलब क्या होता है? बढ़ना। ठीक है, हाइक का मतलब होता है बढ़ना। तो जो इकोनॉमी क्या हुई? बैड हुई, और जो प्राइस थे वो क्या हुए? बढ़ने लग गए। प्राइस बढ़ने का मेजर इंपैक्ट क्या हुआ? कि लोगों को खाने का सामान नहीं मिलने लग गया था, खाने का सामान नहीं मिलने लग गया, और साथ ही साथ यहीं इसी टाइम पीरियड के अंदर वर्कर्स भी काम कर रहे थे। ठीक है, वर्कर्स भी काम कर रहे थे इंडस्ट्री के अंदर, और वर्कर्स की भी कंडीशंस क्या थी? बैड थी। वर्कर्स की भी कंडीशंस क्या थी? बड़ी बैड थी। वर्कर्स की कंडीशंस क्या थी? बड़ी बैड थी। और बैड होने के साथ साथ उनको जो भी सैलरी मिलती थी, सैलरी के अंदर एक होता है वेजेस, सैलरी के अंदर होता है वेजेस। वेजेस किसको बोलते हैं? वेजेस उसको बोला जाता है जब आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम, गिवन टाइम के अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा काम करो, जितना आपको गिवन टाइम दिया गया है उससे ज्यादा काम करो। लाइक इन द सेंस आपके घर के अंदर आपने सुना होगा पापा ओवर टाइम करके आते हैं, सुना है सबने? ओवर टाइम जो होता है उसका क्या मिलता है? अलग से पेमेंट मिलता है। जो अलग से पेमेंट मिलता है उसको बोला जाता है वेजेस। ठीक है, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा वेजेस। तो नॉर्मली क्या था? जो भी वेजेस होते थे, ठीक है, जो वेजेस होते थे वो वर्कर्स को क्या मिलता था? मिलता नहीं था। वेजेस मतलब आप सिंपल समझो सैलरी। ठीक है, ठीक है, एक्स्ट्रा वेजेस मतलब होता है एक्स्ट्रा सैलरी। तो वेजेस का हिंदी प्रॉपर मीनिंग होता है भत्ता, बट यहाँ पे आप समझो वेजेस मतलब क्या होता है? सैलरी। तो रशिया की इकोनॉमी के अंदर मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे? सबसे पहले क्या हुआ? एग्रीकल्चर डिग्रेड हुआ। एग्रीकल्चर डिग्रेड होने से क्या हुआ? प्राइस हाइक हुआ। सेकंड चीज क्या हुआ? कि कंडीशन इतनी वर्कर से खराब होने लग गई थी कि उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, गवर्नमेंट ने कोई रूल्स नहीं बनाए थे। थर्ड से क्या था? थर्ड था वेजेस। वेजेस क्या था? जो भी वर्कर्स कमाते थे उनको प्रॉपरली, उनको वर्कर्स जो भी काम करते थे उनको प्रॉपरली उनकी सैलरीज नहीं मिलती थी। सैलरीज न मिलने के कारण क्या होने लग गया था कि पूरी की पूरी रशिया की इकोनॉमी क्या होने लग गई थी? चौपट होने लग गई थी, और रशिया की इकोनॉमी किसमें टर्न आउट हो गई थी? बैड इकोनॉमी में टर्न आउट हो गई थी। ठीक है, अब हमने अभी तक हमारा हेडिंग क्या चल रहा था? हमारा हेडिंग चल रहा था 1905 का रिवॉल्यूशन। 1905 का रिवॉल्यूशन, 1905 का रिवॉल्यूशन आता कैसे? यहां तक की बात क्लियर है? Yes, sir. पीछे क्लियर है? क्या क्लियर है? यहां पे मैंने आपको बताया रशिया की इकोनॉमी बैड चल रही थी। ठीक है, अब होता क्या है कि
यहाँ पे गाना गा रहा हूं मैं तो नींद सो क्यों रहे? एक फुटलो आयरन, ठीक है, प्लांट। होता क्या है, रशिया की इकोनॉमी क्या चल रही थी, बैड चल रही थी। अब होता क्या है कि रशिया के अंदर सैलरीज का नाम, सैलरीज लोग वर्कर्स को दे नहीं रहे थे, सारी की सारी सैलरीज क्या थी, पीजेंट्स अपने पास, सॉरी जो सेठ थे, सेठ कौन थे, कैपिटलिस्ट थे, वो अपने पास लग रहे थे। अब होता क्या है कि जो फुटलो, एक ये एरिया है फुटलो आयरन प्लांट, ये क्या एरिया है रशिया के अंदर, इसमें क्या होता है कि वर्कर्स की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और वर्कर्स की संख्या ज्यादा हो जाती है, वर्कर्स क्या करते हैं, पूरे टाइम पीरियड के लिए काम करते हैं, तकरीबन कितने 1-2 साल। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फुटलो के अंदर जो 4 वर्कर्स होते हैं, इन 4 वर्कर्स को क्या कर देता है, इन 4 वर्कर्स को क्या कर देती है, जो कंपनी होती है, कंपनी मतलब क्या, जो प्लांट होता है, प्लांट होता है वो क्या कर देती है, निकाल देती है। अभी 4 वर्कर्स को तो निकाल देती है, बट इनको ना कुछ सैलरी मिलता है, ना कुछ पैसा मिलता है, इनको ऐसे ही क्या कर दिया जाता है, सिर्फ निकाल दिया जाता है। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, यदि आप कभी आपने देखा होगा कि यदि किसी को निकाला जाता है तो उसको क्या मिलता है, उसका पूरा का पूरा प्रोविडेंट फंड मिलता है, उसको पूरी की पूरी उसके जितना उसने वर्क किया है उसको क्या बोलते हैं, उसकी सैलरी मिलती है। उसके बाद उसने जितना भी उसने डिपॉजिट किया हुआ है, जितना भी उसने सेविंग्स बना रखी है, उसको क्या मिलता है, उसको वो पैसा मिलता है। बट उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, उस टाइम पीरियड में जब ये वर्कर्स को निकाला गया फुटलो आयरन प्लांट से, आयरन प्लांट क्यों, आयरन प्लांट में से क्यों निकालेंगे, क्योंकि रशिया के अंदर मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 ही मेन इंडस्ट्रीज थी, एक थी कोल की और एक स्टील की। स्टील के अंदर आयरन यूज होता है, ठीक है। तो इस आयरन पावर प्लांट के अंदर से 4 वर्कर्स को निकाला गया। ये जो 4 वर्कर्स थे ये निकल गए, ठीक है। और ये 4 वर्कर्स की बात ऑल ओवर रशिया के अंदर फैल गई, और ऑल ओवर रशिया के अंदर फैलने के बाद क्या हुआ कि 10,000 वर्कर्स 10 के वर्कर्स 10,000 वर्कर्स ये किस पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए। स्ट्राइक पे क्यों चले गए, स्ट्राइक पे इसलिए चले गए क्योंकि ये 4 वर्कर्स निकाले गए थे, ये 4 वर्कर्स को बिना कोई रीजन के निकाला गया, साथ ही साथ इनको कोई पेमेंट न वेजेस कुछ पे नहीं किया गया। और इससे क्या हुआ कि सारे के सारे वर्कर्स के अंदर एक मतलब एक चीज क्या होगा, एक गुस्सा आ गया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, और यहाँ पे किस पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए। स्ट्राइक पे जाने के बाद क्या हुआ, इन्होंने कंपनी में जितने घंटे काम करते थे, कौन, 10,000 वर्कर्स और साथ में जितने भी वर्कर्स थे, वो जितना भी काम करते थे, उन्होंने अपने आवर्स के अंदर क्या किया, सबसे पहले रिडक्शन किया। रिडक्शन मतलब क्या होता है, कटौती करना। क्योंकि जो वर्कर 18 घंटे 16 घंटे 17 घंटे काम करता था, जब उसने बात सुनी कि 4 वर्कर्स को बिना कोई रीजन के निकाल दिया गया, तो 10,000 वर्कर्स साथ में स्ट्राइक पे चले गए। तो बाकी वर्कर्स ने क्या किया, बाकी वर्कर्स ने उनका सपोर्ट किया, और जो भी वो काम करते थे उसके अंदर उन्होंने क्या किया, जितने घंटे वो काम करते थे उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले क्या करी, कटौती करी। उसके बाद इन्होंने डिमांड करी, किस चीज की डिमांड करेंगे, ये इन्होंने डिमांड करी सैलरीज की, मोर सैलरीज की डिमांड करी। सैलरीज की डिमांड क्यों करी, क्योंकि ये बंदे 16 17 घंटे काम करते थे। जब ये 16 17 घंटे काम करेंगे तो उनको तब पेमेंट नहीं मिलता था, और जब पेमेंट नहीं मिलता था तो ये लोग गुस्सा हो जाते थे। तो इन्होंने सबसे पहले डिमांड करी कि हमको क्या मिलनी चाहिए, हमको मिलनी चाहिए सैलरीज मिलनी चाहिए। ये सैलरीज हमको किस लिए मिलनी चाहिए, क्योंकि हम उतना घंटा काम करते हैं। इसके साथ इन्होंने क्या डिमांड करी, इन्होंने डिमांड करी इनकी कंडीशंस की डिमांड करी। कौन सी कंडीशंस की डिमांड करेंगे, ये डिमांड करेंगे सबसे पहले इनकी सैनिटेशन कंडीशंस की, इनके रहने की कंडीशंस की। क्योंकि देखो होता क्या था, वर्कर्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे क्या होते थे, माइग्रेट होते थे। माइग्रेट होने से क्या होता था कि इनके पास जो भी खाने पीने का सामान था वो पूरे का पूरा प्रोवाइड करता था इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री जब प्रोवाइड करता था तो इंडस्ट्री इनकी कंडीशंस के बारे में ख्याल नहीं रखता था, और ख्याल न रखने के कारण क्या होता था कि वर्कर्स कुछ बीमारी से ग्रसित हो जाते थे, कोई बीमारी से मर जाता था। तो यहाँ पे ना वर्कर्स ने डिमांड करी कि हमारी सैलरी और हमारी कंडीशन इनको क्या करो, इंप्रूव करो। और साथ में जो वर्किंग आवर्स है, वर्किंग आवर्स के अंदर इन्होंने क्या करी, रिडक्शन करी, और साथ में इनकी सैलरीज और क्या करो, हमारी कंडीशन को क्या करो, इंप्रूव करो। और साथ में जो 4 वर्कर जिनको आपने निकाला है इनको क्या करो, आप अपनी कंपनी में वापस रखो। यहाँ पे जो चल रहा है, मॉडल लीजिए, 10,000 वर्कर्स से डिमांड करी। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे वर्कर्स को डिमांड करी, तो ये डिमांड करने के लिए डे चूज करते हैं। उस डे का नाम होता है संडे रिवॉल्यूशन, उसका नाम क्या होता है, संडे। वो डे क्या होता है, संडे। ये संडे जो होता है आपकी बुक में इसका नाम देगा ब्लडी संडे। ब्लडी संडे इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे किंग के जो सोल्जर्स थे ये क्या करते हैं, लोगों को मारते हैं। यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं इनको मारा जाता है, ठीक है। और इस ब्लडी संडे के अंदर क्या होता है, 10,000 वर्कर्स के ऊपर, मतलब बहुत सारे और भी वर्कर्स जुड़े होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, अटैक होता है।
बट ये क्या करते हैं, इस चीज की डिमांड करते हैं, बट फाइनली क्या होता है, फाइनली ये होता है कि जो पूरे का पूरा डिमांड जो 10,000 वर्कर्स क्या करते हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। दबा इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो सान निकोलस II है उसके पास क्या होती है, बहुत बड़ी आर्मी होती है। आर्मी कैसे बड़ी होती है, क्योंकि आपने रशिया का मैप देखा होगा, रशिया बहुत बड़े लैंड एरिया के ऊपर फैला है, रशिया के यदि बहुत बड़े लैंड एरिया के ऊपर फैला है तो वहां से ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन भी थोड़ी ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू यूरोप। तो पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण मोस्टली लोग थे सोल्जर्स, तो सोल्जर्स क्या थे, इन लोगों ने 10,000 वर्कर्स को दबा दिया, और साथ में जो ब्रिटिश संडे रिवॉल्यूशन था इसका कोई मेजर इंपैक्ट ना पर नहीं पड़ा, और साथ में जो वर्कर्स की डिमांड थी इसको क्या कर दिया गया, नहीं माना गया, और साथ में वर्कर्स को वापस किसने भेज दिया गया, इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए भेज दिया गया। किसी को कोई डाउट है पूछो। 1905 में हुआ रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब 1905 के अंदर हुआ रिवॉल्यूशन, वर्कर्स ने क्या करी, डिमांड करी, बट क्या किया गया, सान निकोलस II ने उसको क्या किया, दबा दिया। बट एक बात बोलो, एक ऑब्वियसली बात है, सान निकोलस II ने दबा तो दिया, बट सान निकोलस II क्या हुआ, लेट कौन लिखता, ठीक है। 1905 का रिवॉल्यूशन हुआ अभी, ठीक है, 1905 में रिवॉल्यूशन हुआ। अब ये जो 1905 में रिवॉल्यूशन हुआ, ये मेजरली क्या हुआ, लोगों ने ना, वर्कर्स ने क्या किया, 10,000 वर्कर्स स्ट्राइक पे किया। स्ट्राइक के अंदर इन्होंने 4 वर्कर्स के लिए ना डिमांड करी कि इनको वापस से आयरन प्लांट के अंदर लो। साथ ही के अंदर इन्होंने थोड़ी डिमांड और कर ली कि हमको हमारी कंडीशंस इंप्रूव करो, हमारी सैलरीज इंप्रूव करो, बट सान निकोलस II ने क्या किया, सबको दबा दिया। दबाएगा कैसे, मारेगा पीटेगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मारेगा पीटेगा। सान निकोलस II ने जैसे दबाया तो होता क्या है कि रिवॉल्यूशन दब तो जाता है, बट सान निकोलस II को क्या लग जाता है, सान निकोलस II को एक आइडिया लग जाता है। आइडिया कैसे लग जाता है, उसको एक पता लग जाता है, यदि मैंने अभी इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत कुछ नहीं किया तो होगा क्या, ये लोग वापस से ना फ्रांस रिवॉल्यूशन की तरह क्या करेंगे, मेरे ऊपर चढ़ाई कर देंगे, उनको क्या करेंगे, मार देंगे। क्योंकि हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री के अंदर एक बहुत मेजर फैक्ट होता है कि आप अपनी पुरानी गलतियों से क्या करते हो, सीखते हो, ठीक है। क्योंकि देखो कभी ना कभी आपने 8th 7th 8th एग्जाम दिया होगा, कभी ना कभी आपने कहीं ना कुछ मिस्टेक्स करी होगी, उसी मिस्टेक्स को क्या करते हो, इंप्रूव करते हो। लाइक इन द सेंस आप अपने मैथमेटिक्स के अंदर जब आप क्वेश्चंस गलत करते हो, उस गलत के अंदर आप क्या देखते हो कि आपने जो रॉन्ग किया उसको क्या करते हो, आगे आके सही करके वो क्या करते हो, उस चीज को सही करते हो, मतलब एक्यूरेट लाते हो। उसी तरीके से सान निकोलस II ने भी यही सोचा कि फ्रांस रिवॉल्यूशन और साथ में जो अभी 10,000 वर्कर्स ने जो रिवॉल्यूशन किया, इसका मेजर इंपैक्ट तो भी रशिया के ऊपर पड़ा नहीं है, बट अभी एक चिंगारी लगी है, कल हो सकता है कि इतनी सारी चिंगारी लग जाए कि पूरे के पूरे रशिया के अंदर रिवॉल्यूशनरी फेज क्या आ जाए, रिवॉल्यूशनरी फेज की क्या आ जाए, आग आ जाए। इस रिवॉल्यूशनरी फेज की आग को रोकने के लिए सान निकोलस II ने अलाउ करते हैं, किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए इसने क्या कर दिया, अलाउ कर लिया। पार्लियामेंट के लिए इसने क्या किया, अलाउ किया। पार्लियामेंट के लिए इसने क्या किया, अलाउ कर दिया। और इसके अंदर इसने क्या बोला कि इसके अंदर ये बनाएगा एक कंसल्टेटिव बॉडी, ठीक है, इसके अंदर इसने बनाएगा कंसल्टेटिव बॉडी, कंसल्टेटिव बॉडी विथ क्वासी लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव का मीनिंग किस किस को मालूम है, हैंड करो। लेजिस्लेटिव का मीनिंग किस किस को मालूम है, हैंड करो। और बेटा फ्रांस रिवॉल्यूशन के अंदर नेशनल असेंबली के अंदर 3 पॉइंट पढ़ाए थे, नेशनल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हैंड करो, उसको वही लेजिस्लेटिव पूछ रहा हूं मैं, पढ़ा था ना। मैंने बुक कॉपी बना दिया ना, घर में बैठ के अगरबत्ती दिखाती हो, हैं? क्या होता है, अरे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बताई थी, मैंने 3 टाइप्स बताए थे, जिसमें लेजिस्लेटिव एक टाइप है। लेजिस्लेटिव किसको बोलते हैं, क्या होता है, लेजिस्लेटिव का मीनिंग वो होता है जो जहां पे कुछ मेंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, ठीक है। और क्वासी मतलब क्या होगा, क्वासी का मतलब क्या होता है ये बताता हूं।
कॉसी मतलब क्या होता है? कॉसी का मतलब क्या होता है कि यहां पे एक कंडीशन बताओ, ठीक है? एक सपोज समझो एक कंट्री है, ठीक है? बिल्कुल एग्जांपल थोड़ा चेंज करते हैं। तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारे स्कूल में पूरे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? प्रिंसिपल सर। तो तुम प्रिंसिपल सर किससे कंसल्ट करते हैं? टीचर से। यहाँ पे आपके प्रिंसिपल सर हैं प्लस टीचर्स हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे जो रूल्स बनाते हैं इसको हम बोल देते हैं लेजिस्लेटिव। फॉर्मेशन ऑफ रूल्स मेड बाय दोज मेंबर्स हु आर मेकिंग द रूल्स, दे आर नोन एज लेजिस्लेटिव, ठीक है? लेजिस्लेटिव मेंबर्स। तो यहाँ पे एक स्कूल लेवल पे देखा जाए तो प्रिंसिपल और टीचर्स क्या करते हैं? मिलकर रूल्स बनाते हैं। उसी तरीके से कंट्री लेवल पे देखा जाए तो कुछ मेंबर्स, कुछ विधायक, कुछ एमपीस जो आप इलेक्ट करते हो ना, एमएलए विधायक, ठीक है, पार्षद विधायक, वो सब क्या करते हैं? रूल्स बनाते हैं। वो रूल्स को क्या बोलते हैं? वो रूल्स जो बनाते हैं, जिस असेंबली में बनाते हैं, उस असेंबली को बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, ठीक है? अब क्वासी मतलब यहाँ पे क्या होता है? क्वासी मतलब क्या होता है? क्वासी मतलब ये होता है कि ये सारे के सारे बंदे रूल्स तो बनाते हैं, ठीक है? बट ये जो बंदे सारे के सारे रूल्स बनाएंगे, ठीक है, ये सारे के सारे बंदे जो रूल्स बनाएंगे ये अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग, अपने आप के अकॉर्डिंग और अपने आपसी सहमति के अकॉर्डिंग बनाएंगे। बट क्वासी मतलब क्या होता है? क्वासी मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई एडिशनल बंदा होगा, ठीक है? एडिशनल बंदा होगा, ठीक है? ये एडिशनल बंदा अपने मन के मुताबिक क्या करेगा? इन लोगों को क्या करेगा? गाइड करेगा, इन लोगों को क्या करेगा? आदेश देगा, ठीक है? समझ रहे हो? क्वासी लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? क्वासी लेजिस्लेटिव मतलब क्या? लाइक दैट तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारे स्कूल के अंदर तुम्हारा प्रिंसिपल है, तुम्हारे प्रिंसिपल ने टीचर्स के साथ कंसल्ट किया, बच्चों की प्रॉब्लम देखी और उसके हिसाब से क्या बनाया? रूल्स बनाए। तो प्रिंसिपल प्लस टीचर्स इन्होंने क्या बनाया? रूल्स बनाए। बट यहाँ पे कोई क्या होता है? बाहर का बंदा आ जाता है। यहाँ पे कोई बाहर का बंदा आ जाता है, वो प्रिंसिपल को गाइड करता है, वो प्रिंसिपल को कहता है कि नहीं तुम क्या करो, इस तरीके से ऐसे रूल्स बनाओ। वो जो बाहर का बंदा है वो स्कूल का मेंबर नहीं है, ठीक है? वो स्कूल का मेंबर नहीं है, वो कहा था, वो कहीं और का है, वो किसी और प्लेस का है, बट वो स्कूल को क्या कर रहा है? बता रहा है। और यहाँ पे जो स्कूल को जो बता रहा है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है तुम्हारा, वो क्या करेगा? वो उस बात को मानेगा। तो उस बात को जो मानना हुआ तो वो क्या हुआ? रूल्स के अंदर क्या करेगा? बात को मानेगा और रूल्स के अंदर क्या करेगा? चेंज करेगा, ठीक है? रूल्स के अंदर क्या करेगा? चेंज करेगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा? इस एडिशनल पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। तो एक ऑब्वियसली बात ये है जब प्रिंसिपल प्लस टीचर ने रूल्स बनाए तो रूल्स को क्या बोला हमने? लेजिस्लेटिव बोला था, ठीक है? रूल्स जो बनाते उसको बोला था हमने लेजिस्लेटिव बना था। बट यहाँ पे कोई एडिशनल बंदा आ जाता है, ये एडिशनल बंदा जब इन लोगों को इंपैक्ट करता है, तो ये जो इंपैक्ट करता है इसको हम बोलते हैं क्वासी लेजिस्लेटिव। क्लियर है? जिसने पढ़ा है लेजिस्लेटिव, क्लियर है? पीछे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? जो 4 निकोलस क्यू है ये क्या बोलता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन तो फ्रेम करो, बट यहाँ पे क्या करो? क्वासी लेजिस्लेटिव बनाओ, क्वासी लेजिस्लेटिव फ्रेमिंग करो। क्योंकि ये क्या चाहता था? लेजिस्लेटिव में क्या है? लेजिस्लेटिव में सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लोग आपसी सहमति से बनाते हैं। अब ऑब्वियसली बात ये है यदि रूल्स आपसी सहमति से बनेंगे तो पावर किसके पास होगी? जो यहाँ पे बैठे होंगे, जो प्रिंसिपल होगा, जो टीचर्स होगा, जो मेंबर्स होगा, उनके पास पावर होगी। बट सर निकोलस ने बोला नहीं, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैं एडिशनल रहूंगा। यहाँ पे क्या होगा? यदि मेरे मन के मुताबिक पूरे का पूरा लेजिस्लेटिव क्या करेगा? काम करेगा। क्योंकि सर निकोलस क्या है? सर निकोलस क्या था? किंग था। और यहाँ पे जो लोग थे वो क्या थे? लोकल लोग क्या थे? वो लेजिस्लेटिव के अंदर काम करते थे। और यहाँ पे सर निकोलस ने ये बोला कि क्वासी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाओ। यहाँ पे क्वासी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मैं बोलूंगा वही इसी टाइप के रूल्स कौन बनाएंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी। इसलिए उस लेजिस्लेटिव असेंबली और सैन निकोलस को ऐड करके हमने क्या बोला? क्वासी लेजिस्लेटिव सिस्टम बोला। और उसी के फंक्शंस को हमने क्या बोला? क्वासी लेजिस्लेटिव फंक्शन बोला। कितना क्लियर है भैया? क्लियर है? हाँ, कितना 10-2 हो गए। ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये लेजिस्लेटिव तो बनती है, ठीक है,
ये लेजिस्लेटिव फॉर्म तो होती है, इसको रशिया के अंदर एक नाम दिया गया, इस रशिया के अंदर इसको नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया ड्यूमा। ठीक है, तो यदि कोई पूछे ड्यूमा क्या है, ड्यूमा एक क्वासी लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्वासी लेजिस्लेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या करती है, ये किंग के अकॉर्डिंग क्या करती है, रूल्स बनाती है। मेजर डिफरेंस लेजिस्लेटिव और क्वासी लेजिस्लेटिव में ये है कि लेजिस्लेटिव के अंदर पूरी की पूरी रूल्स बनाने की पावर्स वहां के मेंबर्स को होती है, बट क्वासी लेजिस्लेटिव के अंदर जो पूरी की पूरी पावर है रूल्स बनाने की, वो मेंबर्स के पास नहीं होती है। वहां पे एक एडिशनल पर्सन होता है, जो एडिशनल होता है, वो लेजिस्लेटिव के अंदर वो लेजिस्लेटिव के अंदर उसका मेंबर नहीं होता है, वो किसी और पोस्ट का होगा या फिर उससे कोई हाई पोस्ट का होगा। वो क्या करता है, इन लोग को गाइड करता है, और इन लोग को कंपल्सन होता है कि वो लेजिस्लेटिव वो क्या करे, उसके मुताबिक क्या करे, रूल्स बनाए, क्या बनाए, रेगुलेशंस बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे लेजिस्लेचर होता है, यहाँ पे क्या होता है, लेजिस्लेचर का नाम रशिया के अंदर क्या होता है, ड्यूमा होता है। तो यहाँ पे ड्यूमा स्टेब्लिश होती है। अब देखो ड्यूमा स्टेब्लिश होती है, ड्यूमा के लिए लोग क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं। वहां पे किंग क्या करवाता है, इलेक्शन करवाता है। इलेक्शन करवाने में क्या होता है, यहाँ पे ना सबसे पहले इन्होंने टाइम पीरियड डिसाइड कर क्या होता है, मतलब यहाँ पे सान निकोलस II बोलता है कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वो मैक्सिमम 5 इयर्स तक क्या करेगी, काम करेगी। उसके बाद क्या होंगे, वापस से क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। उसके बाद क्या होंगे, वापस से क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। 5 इयर्स तक क्या करेगी, काम करेगी। बट जब इलेक्शन होते हैं तो सबसे पहली ड्यूमा बनती है। 5 इयर्स मतलब ये तो क्या होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो क्या बनती है, सबसे पहले फर्स्ट ड्यूमा बनती है। इस फर्स्ट ड्यूमा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके रेडिकल्स होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर्स कौन होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं आपके रेडिकल्स होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं आपके लिबरल्स होते हैं। अब ये जो फर्स्ट ड्यूमा है ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है, क्योंकि इन लोगों में आपसे सहमति नहीं होती है। साथ ही साथ किंग जो ऑर्डर देता है, ये लोग क्या बोलते हैं, ये जो ऑर्डर है, ये किंग जो ऑर्डर देता है, किंग ऑर्डर जो देता है वो पब्लिक के खिलाफ देता है। तो होता क्या है कि किंग और फर्स्ट ड्यूमा के मेंबर्स, इनके बीच क्या होती है, आपसी सहमति नहीं बन पाती है। तो फर्स्ट ड्यूमा जो होती है वो ज्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं चल पाती है। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड ड्यूमा आती है। सेकंड ड्यूमा भी जो होती है, वो भी जो ड्यूमा मतलब सिंपली समझना असेंबली। सेकंड ड्यूमा भी आती है, उसी के अंदर कौन होते हैं, लिबरल्स और रेडिकल्स होते हैं। वो भी सिमिलरली क्या होती है, 100 to 110 डेज के अंदर क्या हो जाती है, 100 to 110 डेज के अंदर क्या हो जाती है, डिमोलिश हो जाती है, मतलब हट जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है थर्ड ड्यूमा। अब ये जो थर्ड ड्यूमा है, इस थर्ड ड्यूमा के अंदर सिर्फ वो लोग होते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव कौन होते हैं, जिसको मालूम है हैंड रेज करो। पूरी मेहनत लगा, कंजर्वेटिव नहीं मालूम, कंजर्वेटिव उन लोग को बोला जाता है जो लोग चाहते हैं कि मोनार्की कभी ना हटे। समझ रहे हो? तो फर्स्ट और सेकंड ड्यूमा के अंदर रेडिकल्स और लिबरल्स लोग थे। रेडिकल्स और लिबरल्स लोग चाहते थे कि मोनार्की हटे, इसलिए ना इनकी पटती नहीं थी किसके साथ, सान निकोलस II के साथ। सान निकोलस II के साथ नहीं पटने के कारण क्या हो, फर्स्ट ड्यूमा और सेकंड ड्यूमा हट गई। क्योंकि ये ना यहाँ पे क्वासी लेजिस्लेटिव सिस्टम लेके आया गया। क्वासी लेजिस्लेटिव सिस्टम में क्या होता है कि एडिशनल है ना, एक एडिशनल अपर क्या होता है, मेंबर होता है, उसके पास हाई पावर होती है, उसकी बात मानना कंपल्सन होती है। तो फर्स्ट ड्यूमा और सेकंड ड्यूमा तो हट गई, बट यहाँ पे थर्ड ड्यूमा जो हुई, थर्ड ड्यूमा के अंदर कौन आ गए, सारे के सारे कंजर्वेटिव मेंबर्स आ गए। सारे के सारे कंजर्वेटिव मेंबर्स का क्या हुआ, वो सारे के सारे मेंबर्स आ गए, और वो किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, वो किंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे, सान निकोलस II के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और सान निकोलस II के काम करने के अकॉर्डिंग ये जो है, ये पूरी के पूरे 5 साल तक क्या करती है, रशिया के अंदर काम करती है। ये कहानी क्लियर है? ठीक है। 1910 तक 5 साल, सॉरी 1910 समथिंग 1914 के आते आते तक ये जो आपकी थर्ड ड्यूमा ये क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है ना, यहां तक की स्टोरी कल बुक में पढ़ लेना।